हाय गाइस। कल हम लोग ये जो कॉम्प्रिहेंशन का यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसको कल मैंने आपको बना के दिखाया था कि कैसे इसको बनाना है, कितना तेज़ बनाना है। और आज ज़रा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे मैंने सारे ऑप्शंस चुने थे और कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले तो आप अगर देखेंगे डायरेक्शंस, तो कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड. There are some blanks given in the passage based on which some questions are framed, and some words are highlighted as well to help you answer some of the questions. तो ये उस तरह का पैसेज नहीं है जहाँ पूरा पैसेज पढ़ते हैं, लास्ट में जाते हैं और थोड़ा एंटोनिम्स सिनोनिम्स बनाते हैं और फिर आप क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स किया है, कहीं कहीं पे ब्लैंक है, कहीं कहीं पे आप देख रहे हैं कि आपको क्या है, ये सारे वर्ड्स जो हैं इनको क्या करके रखा है, बोल्ड करके रखा है। फिर कहीं पे पैराग्राफ भी है, फिर कहीं पे गैप है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब इससे सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले एक और बात है कि आप ऐसे पैसेज को, जब आपको ऐसा पैसेज मिले तो आप उसको पहले से ही पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, सरसरी निगाह डालते हैं, जस्ट टेक अ ग्लांस कि ये पैसेज कह क्या रहा है। तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर द ग्लोबल नॉवल कोरोना वायरस पैंडेमिक के बारे में ये पैसेज है, यूएस और किसी और चीज़, साइनो यूएस राइवलरी, इन सब चीज़ों की इसमें डिस्कशन है, कोरिया का भी नाम आया है। तो अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आप क्वेश्चन नंबर 1 का डायरेक्शन देखिए, ये खुद में ही कितना लंबा है। Which of the following word given in the options should come at the place marked as A in the above passage to make it grammatically correct and meaningful? Also, the word should fill in the two sentences given below to make them contextually correct and meaningful. Contextually correct का मतलब संदर्भ के साथ सही होना चाहिए, जिस बैकग्राउंड में बात हो रही है उसके हिसाब से वो वर्ड सही होना चाहिए। सबसे पहले हम ये दोनों सेंटेंसेस देखते हैं। द प्रोग्राम ट्रेन्स द फोर लेगेड फ्रेंड्स टू हेल्प इन्वेस्टिगेटर्स पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ रेसिड्यू सच एज गैसोलीन, केरोसिन एंड लाइटर फ्लूइड। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है कि फोर लेगेड फ्रेंड्स की बात कर रहा है। फोर लेगेड फ्रेंड मतलब चौपाया जानवर, ऐसा फोर लेगेड फ्रेंड जो इन्वेस्टिगेटर्स को मदद करता है किसी चीज़ के लोकेशन को पिन पॉइंट करने में, मतलब उसको डिटेक्ट करने में। तो ऐसा कौन सा फोर लेगेड फ्रेंड होता है? डॉग्स। और किसी रेसिड्यू के बारे में बात कर रहे हैं हम, ओके। जो सेकेंड सेंटेंस है, व्हाट वी कांट ईट द हेंस ईट एंड रिसाइकल इनटू नाइस फर्टिलाइजर विच एक्ट्स एज एन फॉर द कंपोस्ट हीप। आपको मेरे ख्याल से कंपोस्ट हीप का मतलब पता होना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें हो रही है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की। तो ये जो कंपोस्ट है ये उसी तरीके का चीज़ है, अगर आपने पहले पढ़ा होगा इसको बायोलॉजी में। कंपोस्ट है वेयर ऑल द गार्डन वेस्ट गोज। कंपोस्ट क्या होता है? जितना भी आपका जो बायोलॉजिकल वेस्ट बोलता हूँ मैं, आई एम सॉरी, जितना भी जो आपका ये वेस्ट है जिसमें प्लास्टिक्स और बाकी ये सब चीज़ नहीं आता है, आपके घर का जो वेस्ट है, पत्तियाँ हो गई, आपके घर का बचा हुआ खाना हो गया, ये सारी चीज़, उन सबको ज़मीन में दबा के क्या करते हैं हम लोग? खाद बना लेते हैं, मैन्योर बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों जगह पे क्या करना है, एक वर्ड हम लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। रिटेलिएटरी अगर हम सोचते हैं तो रिटेलिएटरी रेसिड्यू जो रिटेलिएट कर सके, जवाबी कार्रवाई कर सके, ऐसा कुछ बनता नहीं है। ट्रेचरस किसी जर्नी के बारे में, किसी टास्क के बारे में आप कह सकते हैं जिसमें बहुत मुश्किल हो। एक्सेलरेट का मतलब आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, आप बाइक चलाते हैं, एक्सेलरेटर भी जानते हैं। एक्सेलरेट का मतलब होता है, एक्सेलरेट इज़ ए वर्ब, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का स्पीड बढ़ाना। यहाँ एक्सेलरेंट है, एक्सेलरेंट एक नाउन हो गया, एक ऐसा चीज़ जो किसी चीज़ का स्पीड बढ़ा सकता है। जैसे डिसइंफेक्ट मतलब डिसइंफेक्ट करना, और डिसइंफेक्टेंट मतलब कि वो चीज़ जो डिसइंफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम दूसरे वाले में एक्सेलरेंट लिखें तो बिल्कुल सटीक बैठेगा, बिल्कुल सही बैठेगा। व्हाट वी कांट ईट द हेंस ईट एंड रिसाइकल इनटू नाइस फर्टिलाइजर व्हिच एक्ट्स एज एन एक्सेलरेंट फॉर द कंपोस्ट हिप वेयर ऑल द गार्डन वेस्ट गोज। वो जो नाइस फर्टिलाइजर हेंस प्रोड्यूस करते हैं वो क्या करेगा? एक्सेलरेंट का काम करेगा। किस चीज़ के लिए? कंपोस्ट हीप के लिए। मतलब उसको जो डिग्रेड, उसको जो सड़ाने का जो प्रोसेस है
उसको और तेज कर देगा। इसी तरह द प्रोग्राम ट्रेन्स द फोर लेगेड फ्रेंड्स टू हेल्प इन्वेस्टिगेटर्स पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ एक्सेलरेंट रेसिड्यू सच एज गैसोलिन, केरोसिन एंड लाइटर फ्लूइड। ये देखो जितने भी जो ये रेसिड्यू बता रहा है, गैसोलिन पेट्रोल को ही बोलते हैं, केरोसिन और लाइटर फ्लूइड, ये सारे एक्सेलरेंट्स का काम कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन हुआ या फिर फायर हुआ तो तुरंत एक्सेलरेट कर देगा। ओके, सो if we just look at these two sentences, the word accelerant is suitable. So if I would have been in the examination hall, अगर मैं examination hall में होता, मैं ऊपर देखने भी नहीं जाता कि क्या है, मैं इसको accelerant कर देता, यहाँ पे accelerant को टिक कर देता। लेकिन we will go at the option A and we will see what does it say. Regardless of whether the global novel coronavirus pandemic is an डैश ऑफ एग्जिस्टिंग ग्लोबल ट्रेंड्स और ए हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे एक्सेलरेंट बिल्कुल हम भर सकते हैं। कह रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ वेदर मतलब कि उस बात का उससे कोई मतलब नहीं है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक जो है ये एक्सेलरेंट है ग्लोबल ट्रेंड्स का। ग्लोबल ट्रेंड्स आप देख रहे हैं दुनिया में कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं, बिजनेस के ट्रेंड्स, हेल्थ का ट्रेंड, फैशन का ट्रेंड, स्पोर्ट्स का ट्रेंड, हर चीज़ बहुत तेज़ी से बदला है। तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक जो है ये सच में एक्सेलरेंट का काम किया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 has been discussed. Let us go to question number 2. It says the sentence given in B has 4 words given in bold. हम लोगों ने ऊपर देखा भी है कि B के ऑप्शन में 4 वर्ड्स हैं। Amongst the given bold words, which of the following must replace each other to make the sentence contextually correct and meaningful? अब देखो वहाँ पे 4 बोल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें क्या है कि एक दूसरे से एक्सचेंज होके वो मीनिंगफुल भी बना सकते हैं। तो लेट अस गो टू दैट बी पार्ट एंड लेट अस सी व्हाट हैपन्स। बी, इफ़ यू सी वी हैव 4 वर्ड्स, फैंड, अलायंस, चैलेंज एंड ग्रैपलिंग। आपको सबसे पहले मैं ग्रैपलिंग पे आता हूँ, या फिर लेट अस डू वन थिंग, लेट अस जस्ट गो एंड रीड द सेंटेंस। इन एडिशन टू फैंड विद लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सटर्नल अलायंस such as North Korean aggression, the challenges now faces accelerated Sino-US rivalry, grappling nationalism. देखो, we have already discussed कि जब भी आप किसी चीज़ से ग्रैपल करते हैं तो आप उससे जूझते हैं, ठीक है ना। और आपको मैंने ये भी बताया था कि रेसलर्स को भी ग्रैपलर्स कहा जाता है। तो किसी चीज़ से ग्रैपल कर रहे हैं मतलब किसी समस्या से जूझ रहे हैं। अगर मैं ग्रैपल को 1 के जगह पे रखता हूँ, अगर आप ये पूछेंगे कि आपने ग्रैपल को 1 के जगह पे क्यों रखा, तो ये जब आप बहुत पढ़ेंगे तो एक सिक्स सेंस आपका बनता है। एंड तो अगर हम 1 पे रखते हैं, इन एडिशन टू ग्रैपलिंग विथ लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सटर्नल चैलेंजेस, अगर मैं 1 की जगह पे 4 को रख देता हूँ और 2 के जगह पे 3 को रख देता हूँ तो सेंटेंस मेरा अभी सही बन रहा है। द इन एडिशन टू ग्रैपलिंग विद लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सटर्नल चैलेंजेस सच एज नॉर्थ कोरियन अग्रेशन, द अलायंस नाउ फेसेस एक्सेलरेटेड। सो आपने देखा कि अलायंस जो है ये जो अलायंस है इसको हम चैलेंजेस की जगह पे ले आ रहे हैं, और जो ग्रैपलिंग है इसको अगर हम फैंड की जगह पे रख देते हैं तो बिल्कुल ही सही सेंटेंस बैठता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 4 2 3। सो लेट अस गो एंड सी कि 1 4 और 2 3 ऑप्शन में है या नहीं है। सो जस्ट लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। 1 4 2 3 बी ऑप्शन है, सही है। इन द अबव पैसेज सेंटेंस सी इज आइटैलिसाइज्ड या इटैलिसाइज्ड, देयर मे और मे नॉट बी एरर इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेलेक्ट द पार्ट हैविंग एरर इन इट। अब ऊपर जाने के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो पूरा सेंटेंस है वो यहाँ पे दिया हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। द बिगेस्ट इशू दैट हैज़ ड्रॉन साउथ कोरियन पब्लिक कंसर्न इज द ग्रोइंग पॉलिटिकल एनिमोसिटी एंड कॉम्पिटिशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना दैट थ्रेटन टू हॉबल द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट इट्स मोमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट नीड। आपको मैंने पहले भी बताया था कि बिफोर
अटेम्प्टिंग एनी ग्रामेटिकल एरर क्वेश्चन यू शुड हैव, आपको उसका हिंदी पता होना चाहिए, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सबसे बड़ा इशू है जिसने साउथ कोरियन पब्लिक के कंसर्न को ड्रॉ किया है, जिस तरह आप अटेंशन ड्रॉ करते हैं उसी तरह इनके कंसर्न को ड्रॉ किया है, वो क्या है? इज़ द ग्रोइंग पॉलिटिकल एनिमोसिटी, इज़ द ग्रोइंग पॉलिटिकल एनिमोसिटी। आपको एनिमोसिटी का मतलब पता होना चाहिए। एनिमोसिटी का मतलब एनमिटी, दुश्मनी, कटुता, एंड कंपटीशन। सबसे बड़ा इनका ग्रोइंग कंसर्न क्या है? पॉलिटिकल एनिमोसिटी और कंपटीशन। किसके बीच में भाई? द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। और ये जो कंसर्न है, ये जो बिगेस्ट इशू है, ये क्या कर रहा है? थ्रेटन टू हॉबल, ये खतरा उत्पन्न कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है हॉबल करने का। किस चीज़ को? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट इट्स मोमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट नीड। आपने देखा अभी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे कितनी सारी बातें उठी और कितने इसके रेपुटेशन पे सवाल उठ गए, क्वेश्चंस ऑन इट्स रेपुटेशन। तो अब यहाँ आपको बताना है, यहाँ आपको चुनना है कि क्या है मिस्टेक। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या है मिस्टेक। जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है द बिगेस्ट इशू दैट हैज़ ड्रॉन साउथ कोरियन। तो एक ही इशू है, बिगेस्ट इशू मतलब एक ही इशू होगा। वो क्या इशू है? ग्रोइंग पॉलिटिकल एनिमोसिटी एंड कंपटीशन। पॉलिटिकल एनिमोसिटी जो बढ़ रहा है और कंपटीशन जो बढ़ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना में। आप ये भी बोलेंगे कि अगर पार्ट बी हम देखते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या है? दो चीज़ें हैं। अगर आप कहते हैं पॉलिटिकल एनिमोसिटी एक हो गया और कंपटीशन दूसरा हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि कभी कभी ये दो चीज़ें जो एंड से जुड़ी होती हैं वो एक ही तरह की का काम करती हैं। और यहाँ पे हम लोग को लिखा हुआ है द बिगेस्ट इशू। तो द बिगेस्ट इशू विल ऑलवेज, द बिगेस्ट इशू थ्रेटन्स, थ्रेटन नहीं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का हमारा मिस्टेक आ गया। ये मिस्टेक आपसे ऐसे नहीं बनेगा इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड फिल इन द ब्लैंक गिवन इन डी टू मेक इट कॉन्टेक्चुअली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। अब लेट अस सी डी। डी क्या कहता है? तो अगर हम डी में जाते हैं, यस, डी में अगर आप जाइएगा तो ऐसे डायरेक्ट आपको ब्लैंक देख के तो पता नहीं चलेगा। सो यू विल हैव टू रीड द एंटायर सेंटेंस। और अगर तुम अभी देखोगे, दिस सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर and ends here, so it's a long sentence. You should read it very very carefully. Pandemic era Sino US rivalry, मतलब ये जो पैंडेमिक के युग का चाइना और यूएस का राइवलरी है, हैज़ एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक डीकपलिंग ट्रेंड्स बाय रेजिंग कॉस्ट ऑफ यूएस इन्वेस्टमेंट इन चाइना। इकोनॉमिक डीकपलिंग, कपल का मतलब दो लोग एक साथ। अभी क्या हो गया है कि यूएस बोलता है कि हम इस पे इतना सैंक्शन लगाएंगे, इस पे ऐसा करेंगे, हम इससे इकॉनमी अपना वापस ले लेंगे। तो जो इकॉनमी यूएस और चाइना की कपल्ड हो गई थी उसको डीकपलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो कहता है कि पैंडेमिक एरा का जो साइनो यूएस राइवलरी है इसने एक्सेलरेट कर दिया है इकोनॉमिक डीकपलिंग ट्रेंड्स को, मतलब अलग अलग इकोनॉमीज़ करने का। किस चीज़ के द्वारा? बाय रेजिंग कॉस्ट ऑफ यूएस इन्वेस्टमेंट इन चाइना। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया कि चाइना में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। सेंसिटाइज द अमेरिकन पब्लिक टू डिपेंडेंसी on a China-based supply chain for provision of pharmaceuticals and medical supplies। ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या कहता है कि सेंसिटाइज। अब देखो सेंसिटाइज करने का मतलब क्या होता है? अमेरिकन पब्लिक को इसके बारे में जानकारी दिया, अमेरिकन पब्लिक को उसके बारे में अवेयर किया और ये बताया कि आप सिर्फ चाइना बेस्ड सप्लाई चेन पे मत डिपेंडेंट रहिए, इसके बहुत सारे लॉन्ग रन में हार्म्स हैं। तो आपको सेंसिटाइज कर दिए, ठीक है? तो ये एक ही साथ इसने क्या किया है इकोनॉमिक डीकपलिंग के लिए यूएस ने कि चाइना में इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बढ़ा दिया है, अमेरिकन पब्लिक को ये समझाया है कि आप चाइना बेस्ड सप्लाई चेन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, और क्या कर दिया है, एक और चीज़ किया है, एंड अ ग्लोबल वैक्सीन डेवलपमेंट रेस। एक ग्लोबल वैक्सीन डेवलपमेंट रेस को कुछ तो किया है ये। लेट अस गो एंड सी द ऑप्शंस की इसने क्या किया है ग्लोबल वैक्सीन रेस को। सो इफ़ यू गो टू क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे जो आंसर है इम्पैसिवली कैटलाइज डिसरप्टिव वर्डेंट। अब आप देख रहे होंगे कि ये कोरोना पैंडेमिक जब आया है तब से दुनिया भर में होड़ लगी हुई है कि कौन इसका वैक्सीन सबसे जल्दी तैयार कर सकता है।
तो यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैटलाइज्ड। आपने कैटलिस्ट पढ़ा है केमिस्ट्री में। व्हाट डज ए कैटलिस्ट डू? ए कैटलिस्ट जस्ट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ भी क्या हो गया है कि वैक्सीन बनाने का जो रेस है ये बढ़ गया है, इसीलिए कैटलाइज्ड इस्तेमाल किया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यहाँ भी वही चीज़ है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था। अब देखो, द अदर रिकरिंग प्रॉब्लम इज द, कहता है एक और रिकरिंग प्रॉब्लम है। रिकरिंग प्रॉब्लम है मतलब कंटिन्यूअस प्रॉब्लम है ऑफ मिलिट्री सर्विस। तो जो प्रॉब्लम है वो क्या है, मिलिट्री सर्विस का कुछ हो रहा है। बाय प्रिविलेज्ड यूथ ड्यूरिंग पीस टाइम एंड कॉम्बैट ड्यूटी ड्यूरिंग वॉर्स। कहता है कि पीस टाइम में और कॉम्बैट ड्यूटी जो वार में होता है, उस मिलिट्री सर्विस से प्रिविलेज्ड यूथ भाग रहे हैं या उनके पास आ रहे हैं, ये तो हमें पता नहीं। नो टैक्स वॉज विदहेल्ड। जब आप किसी भी चीज़ को विथहोल्ड करते हो तो आप उसको पास नहीं होने देते हो। जैसे अगर आपका सैलरी विथहोल्ड कर लिया गया तो मतलब आपका सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आया। एंड अकॉर्डिंग टू वेब ही बिलीव दिस टू बी अ लेजिटिमेट टैक्स स्कीम। कहता है कि कोई भी टैक्स अपने पास नहीं रखा गया, और वेब के हिसाब से वह विश्वास करता था कि ये एक कानूनी रूप से कैसा स्कीम है, टैक्स का कुछ स्कीम है। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और टैक्सेशन वगैरह थोड़ा सा भी आपको इसका हिंट है, तो टैक्स अवॉइडेंस बहुत चलता है। लोग अपना टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे गलत चीज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस स्कीम कर देते हैं, क्योंकि गेमट यहाँ पे हो ही नहीं सकता, कम्युनिक होगा नहीं। एनेक्सेशन का मतलब आपको पता है, किसी चीज़ को एक बड़े चीज़ में छोटे चीज़ को मिला दिया तो एनेक्स कर दिया। तो यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस स्कीम, और ऊपर वाले में भी हम अवॉइडेंस को रख के देखते हैं। द अदर रिकरिंग प्रॉब्लम इज द अवॉइडेंस ऑफ मिलिट्री सर्विस बाय प्रिविलेज्ड यूथ ड्यूरिंग पीस टाइम एंड कॉम्बैट ड्यूटी ड्यूरिंग वॉर्स। ये भी सही बैठ रहा है। जो प्रिविलेज्ड यूथ हैं, मतलब जिनके पापा बड़े पोस्ट पे हैं या जो उस तरीके के लोग हैं, वो क्या करते हैं, मिलिट्री सर्विस को अवॉइड करते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल राइट। Which of the following phrases should fill the blank to make it contextually and grammatically meaningful and correct respectively? अब देखो यहाँ पे 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, देयर आर 5 सेंटेंसेज। इसमें से एक को हम लोगों को ले जाना है और एफ के पास भरना है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन कैसा बन जाता है। सबसे पहले तो आप ये चारों पॉइंट्स पढ़ेंगे, ये 5 लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद आप एफ में जाएंगे। एफ में जाने के बाद वहाँ का लाइन पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप वहाँ का लाइन पढ़ेंगे तब तक यहाँ के ऑप्शंस भूल जाएंगे। सो दिस थिंग मेक्स इट a bit complex. A, likely to induce a generous South Korean response at the risk of victimization resulting from politics, poisonous to the future of the alliance, survive possible alliance failure, necessary to enhance South Korean national security. अब जरा हम एक बार F को देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। ओके, here we go. The internal wedge issues dividing the United States and South Korea are even more कहता है कि साउथ कोरिया का और यूनाइटेड स्टेट्स का जो इश्यूज़ है, इंटरनल वेज इश्यूज़ है, ये और भी कोई चीज़ कर रहा है। तो अब ये और भी कोई चीज़ क्या करेगा, वी विल गो बैक टू द ऑप्शंस एंड वी विल सी एट द रिस्क ऑफ विक्टिमाइजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स। मोर एट द रिस्क ऑफ विक्टिमाइजेशन, ये विक्टिमाइजेशन के रिस्क पे है जो पॉलिटिक्स से रिजल्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो साउथ कोरिया रिस्पॉन्स को और जेनरस बनाएगा, कोई इशू चल रहा है वो, ऐसा तो होने वाला नहीं है। पॉइजनस टू द फ्यूचर ऑफ द अलायंस सर्वाइव। अब देखो मैंने एट द रिस्क ही क्यों चुना वहाँ पे। लेट अस स्क्रॉल अप, लेट मी डू दैट। ओके, कभी कभी देखो, जब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया है तो आप भी जाकर वही काम करेंगे जो मैंने किया है। जैसे after the opening of the lockdown, the country is more at the risk of community transmission. ओके, तो जब आप, तो यहाँ भी वही कह रहा है कि जो वेज इश्यूज है जो यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया को डिवाइड कर रहे हैं, वो अब किस चीज़ पे रिस्क कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ का खतरा पैदा कर रहे हैं, विक्टिमाइजेशन का। और उसके लास्ट में पॉलिटिक्स एक शब्द है। द राइज ऑफ अमेरिका फर्स्ट राइट विंग नेशनलिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ पर्टिकुलरली वरिसम। देखो यहाँ अमेरिका के पॉलिटिक्स का भी बात कर रहा है।
और बच गया हमारा क्या, 7th क्वेश्चन। द सेंटेंस गिवन इन जी हैज़ 4 वर्ड्स गिवन इन बोल्ड। इसमें भी वही काम करना है, 2 वर्ड्स को एक्सचेंज करना है, जी जी, ओके। देखो जी क्या कहता है, इन कॉम्बिनेशन विद द पोटेंशियल कोरोसिव ऑफ ए कोरिया फर्स्ट। अब देखो, पोटेंशियल एक एडजेक्टिव है, ठीक है, कोरोसिव भी एक एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव्स एक साथ। कोरोसिव मतलब जो जंग लगा सके, जो किसी चीज़ को खराब कर सके, ठीक है। लेफ्ट विंग नेशनलिज्म दैट वुड सीक ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड एम टू डी कपल, फिर यहाँ पे आ गया डी कपल, इंटर कोरियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रॉम शेयर्ड यूएसआरओ के डी न्यूक्लियराइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, नेशनलिस्ट ड्रिवन फ्रिक्शंस वुड कंस्टिट्यूट द मोस्ट इमरजेंस। अब देखो, एमरजेंस किसी चीज़ का उदय हो रहा है इन कॉम्बिनेशन विद द पोटेंशियल एमरजेंस ऑफ ए कोरिया फर्स्ट लेफ्ट विंग नेशनलिज्म, ठीक है ना। कोरिया फर्स्ट लेफ्ट विंग नेशनलिज्म का एमरजेंस हो रहा है कहाँ पे, कोरिया में। और यहाँ पे ये वर्ड देखो, एमरजेंस अगर देखते हो, इसके जस्ट आगे सॉल्वेंट लगा हुआ है। सॉल्वेंट आपको पता है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट के पीछे कोरोसिव लगाना 100% सही बैठता है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं जो क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी केमिस्ट्री का आइडिया है तो आप यहाँ पे कोरोसिव को सॉल्वेंट के पीछे लगा देंगे और इमरजेंस को वहाँ लगा देंगे, बाकी बच जाएगा 2 और 3। सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस गाइज। अब जो मैंने आपको इतना इस पर डिस्कस करके दिखाया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें आपको इंट्यूशन से आती हैं, आप पढ़े हुए हैं, आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही होता है, और ये कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसको आप एक बार में पढ़ के समझ सकते हैं, या आपको पढ़ने की आदत नहीं है इंग्लिश, और आप जाएंगे एग्ज़ाम में और आप एक बार में ही समझ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे कि डायरेक्शंस इतने बड़े बड़े दिए हुए हैं कि इफ़ यू डू नॉट हैव दैट नैक ऑफ रीडिंग, इफ़ यू डू नॉट हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग, आप बस डायरेक्शंस पढ़ने में ही अपना सारा समय वेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसीलिए कीप रीडिंग द आर्टिकल्स ऑफ द न्यूज़पेपर सो दैट you have a habit of listening to reading these sentences, listening to these sentences, understanding these situations, and it will grow over a period of time. But कोई ना कोई एक ऐसा लड़का ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ ऐसे लड़के ज़रूर होंगे जो इसको बैठेंगे और 2-4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट ऐसे करके इसको बना लेंगे। एनीवे, सो जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि इंग्लिश का प्रिपरेशन मतलब यू विल हैव टू रीड अ लॉट ऑफ इंग्लिश। सो ऑन दिस नोट I will just end this video, and feel free to give your comments, okay.